गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम की वीडियो बनाइए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, और ये सभी होंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के बच्चों के लिए। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें ताकि आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, वाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया? एक्सप्लेन। ये बोल रहा है कि इंडिया में टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, एक्सप्लेन करिए। तो बेटा अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली जो सर्विस सेक्टर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और सर्विस सेक्टर में लगातार ग्रोथ हो रही है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट नंबर 1, डिमांड फॉर सर्विसेज इज़ इंक्रीजिंग। सो डे बाय डे सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स के डेवलपमेंट के बाद सर्विस सेक्टर जो है उसकी डिमांड बहुत बढ़ी है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज, लगातार इन सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। लोगों की इनकम बढ़ी है तो लोग प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि लगातार ऐसी जो सर्विसेज हैं उनकी डिमांड बढ़ी है। तो पॉइंट नंबर 1, डिमांड फॉर सर्विसेज इज इंक्रीजिंग। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर देखा जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में लगातार जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत तेज़ ग्रोथ हुई है और इसके ज़रिए बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। द इंक्रीज इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ सम न्यू सर्विसेज रैपिडली। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। तो टर्शरी सेक्टर ने इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को बूस्ट किया है और साथ ही साथ इससे लोगों की जो डिपेंडेंस थी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ पर वो काफ़ी कम हुई है। पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो प्रेजेंट टाइम में ना केवल टर्शरी सेक्टर का रोल बहुत बढ़ गया है, इसके साथ साथ इसने नई नई जॉब्स क्रिएट किए हैं और जो बहुत सारे यूथ हैं उनको यहाँ पर अच्छी खासी जॉब मिल रही है और अच्छा खासा उनको सैलरी पैकेज भी मिलता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, द टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड्स लो स्किल्ड टू हाई पेइंग जॉब्स। पॉइंट नंबर 5, इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज। तो मॉडर्न टाइम जो है वो कंपटीशन का है, तो कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बहुत इम्प्रूव हुई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये बोलता है, अपार्ट फ्रॉम इनकम व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, डिस्क्राइब। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि इनकम के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे यहाँ ऐसे फैक्टर हैं जो इनकम के अलावा किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉइंट नंबर 1, हेल्थ। हर कोई हेल्दी लाइफ चाहता है क्योंकि हेल्दी पीपल ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं और हैप्पी रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन। तो एजुकेशन अलाउज पीपल टू गेट जॉब्स, इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी। तो एजुकेशन से ना केवल लोगों को जॉब मिलती है बल्कि वे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ लोग जो हैं वो कम्युनिटी में, सोसाइटी में अपना जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सिक्योरिटी। किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि वो फिज़िकली और मेंटली सेफ रहें। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बहुत मेजर फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम इनकम। पॉइंट नंबर 4, फ्रीडम। फ्रीडम अलाउज पीपल टू लीव देयर लाइव्स द वे दे वांट। हर कोई व्यक्ति या इंडिविजुअल चाहता है उसको फ्रीडम मिले। पॉइंट नंबर 5, जस्टिस। जस्टिस मीन्स यहाँ लिखा हुआ है इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो हर इंडिविजुअल इनकम के अलावा चाहता है कि लाइफ में उसे जस्टिस मिले और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। पॉइंट नंबर 6, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट भी एक मेजर फैक्टर है यहाँ पर, बिकॉज अ हेल्दी एनवायरनमेंट अलाउज पीपल टू स्टे हेल्दी एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स। हेल्दी एनवायरनमेंट अगर लोगों को मिलेगा तो वो ना केवल हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, बल्कि साथ ही साथ उनका लाइफस्टाइल जो है वो भी इम्प्रूव हो सकेगा। पॉइंट नंबर 7, सोसाइटी। वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, सो आवर सोसाइटी एंड सोशल लाइफस्टाइल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। बिना सोसाइटी के कोई इंडिविजुअल अपने लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकता। हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हमारे लिए सोसाइटी और इसकी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8, कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की कंपनी भी किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
अगर अच्छे फ्रेंड्स होंगे उसकी लाइफ में तो वो इंडिविजुअल स्ट्रेस फ्री रहेगा और लाइफ को ज़्यादा हैप्पी तरीके से जी पाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये पूछता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो इसने सिंपली क्वेश्चन पूछा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था, कैसे अलग था। तो इसको एक्सप्लेन करते समय हम आंसर में लिखेंगे पहले थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नंबर 1, पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें लोगों को कहा गया कि वो गवर्नमेंट को कोऑपरेट ना करें। नंबर 2, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। पॉइंट 3, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। तो जहाँ जहाँ लिकर शॉप्स थी उन्हें घेर लिया गया और वहाँ पर प्रोटेस्ट किए गए। पॉइंट 4, फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड इन हीप्स। ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ्स जला दिए गए, इनको ढेर के रूप में आग के हवाले कर दिया गया। पॉइंट 5, मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन इन मैनी प्लेसेस रिफ्यूज टू ट्रेड ऑन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेडर्स। जो अलग अलग जगह मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, इन्होंने फॉरेन ट्रेड करने से रिफ्यूज़ कर दिया। पॉइंट 6, स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए। पॉइंट 7, लॉयर्स गेव अप लीगल प्रैक्टिसेस। तो लॉयर्स जो थे उन्होंने भी जो लीगल प्रैक्टिस थी उन्हें करना छोड़ दिया। तो ये सभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के इंसिडेंट थे जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया। अब बात करते हैं हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पॉइंट 1, पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। तो यहाँ डिफरेंट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जहाँ लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया गवर्नमेंट को, वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ जो कॉलोनियल रूल्स थे, जो लॉज थे, उन्हें भी ब्रेक किया, उन्हें भी तोड़ा। तो ये एक पॉइंट था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कुछ अलग करता था। पॉइंट नंबर 2, कंट्री मैन ब्रोक द साल्ट लॉ। अलग अलग जगह पर लोगों ने साल्ट लॉ को ब्रेक किया। ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा साल्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्स होता था और साल्ट लॉ बना हुआ था, यानी कि साल्ट का प्रोडक्शन, इसकी मेकिंग का राइट जो था वो ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। बट लोगों ने गांधी जी के कहने पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग जगह कॉलोनियल रूल्स को तोड़ा, उसको फॉलो नहीं किया। इन्हीं में से एक था जो साल्ट लॉ, इसको भी अलग अलग जगह तोड़ा गया। पॉइंट 3, फार्मर्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। फार्मर्स को टैक्स देना पड़ता था, अब उन्होंने भी उसको चुकाने से मना कर दिया। पॉइंट नंबर 4, विलेजेस ऑफिशियल्स रिजाइंड फ्रॉम देयर जॉब्स। जो विलेजेस में गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल्स तैनात किए गए थे उन्होंने भी अपनी जॉब को छोड़ दिया और रिज़ाइन कर दिया। पॉइंट 5, द फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट रूल्स एंड लॉज। ब्रिटिश एरा में फॉरेस्ट के अंदर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए थे, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ये सभी रूल्स तोड़ दिए गए, इन्हें नहीं माना गया और लोग इन सभी रूल्स को वायलेट करते हुए फॉरेस्ट के अंदर एंट्री करने लगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे। इसमें आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हुए कुछ पॉइंट ऐसे लिखेंगे जिससे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन के बीच जो डिफरेंसेस थे उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो बेटा इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ कब था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 टू 1918 और इस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल था और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था और ब्रिटेन की इस इन्वॉल्वमेंट का जो इम्पैक्ट था वो इंडिया पर भी पड़ा। स्पेशली अगर देखा जाए पॉइंट वाइज, द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेड टू ह्यूज एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफेंस। जो पहला वर्ल्ड वार हुआ उसमें इंडिया पर इसका पहला असर ये हुआ कि इंडिया का जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया। दीज एक्सपेंडिचर्स हैड टू बी फाइनेंस्ड बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड रेजिंग कस्टम ड्यूटीज़। और इसके बाद इस बढ़े हुए एक्सपेंडिचर्स को जनता से वसूला गया, लोगों पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए, इंक्रीजिंग टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई। नंबर 2,
ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार देयर वाज अ ह्यूज फूड शॉर्टेज ड्यू टू क्रॉप फेलियर। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ना केवल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का और लोगों पर टैक्स लगा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई। इसके अलावा जो क्रॉप फेलियर हुआ, इससे फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और ये सब हो रहा था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द वार फूड प्राइसेस इंक्रीज्ड, दे ऑलमोस्ट डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। ड्यूरिंग द वार फूड प्राइसेस भी बढ़े, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हुए और ऑलमोस्ट यहाँ लिखा हुआ है कि डबल हो गए थे। और ये सब हुआ था 1913 से लेकर 1918 तक, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार दुनिया में हो रहा था। दिस इंक्रीज्ड द हार्डशिप ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और इसने लोगों को जीवन को बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया, टफ बना दिया। पॉइंट 4, द विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई द ट्रूप्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ट्रूप्स की कमी ना हो, इसको पूरा करने के लिए अलग अलग विलेजेस से ट्रूप्स की सप्लाई की गई, उन्हें सेना में रिक्रूट किया गया। इन सम रूरल प्लेसेस द कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन, और ये सब फोर्सफुली हो रहा था। दिस कॉज्ड वाइडर स्प्रेड रिसेंटमेंट एंड एंगर अमंग द पीपल, और इससे लोगों में जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दिस सेट द स्टेज फॉर द ग्रेट डिप्रेशन, और इस कंडीशन ने आगे जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। पॉइंट 5, द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड विच कंट्रीब्यूटेड टू द हार्डशिप ऑफ द पीपल। इसके अलावा एक दिक्कत और आ गई, जब लोगों के बीच एक एपिडेमिक फैल गई जिससे लोगों की लाइफ पर इसका बहुत असर पड़ा। द वार वीकेंड द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसने गोल्ड के स्टैंडर्ड को भी बहुत वीक कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडिया की इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी। तो इसमें बेटा आप सभी इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू कंपेयर टू कंट्रीज, आर देयर एनी लिमिटेशंस टू इट्स यूज़। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है, हमें एक्सप्लेन करना होगा, और साथ ही साथ पूछा गया है कि कैसे टू कंट्रीज़ के बीच कंपैरिजन में पर कैपिटा इनकम का यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर देना है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज़ पर कैपिटा इनकम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PCI भी कहा जाता है, मीन्स द एवरेज इनकम ऑफ एवरी पर्सन लिविंग इन अ कंट्री और रीजन। किसी भी कंट्री में लोगों की जो एवरेज इनकम है वही पर कैपिटा इनकम कही जाती है। तो एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है दोनों एक ही हैं। द टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कहता है कि किसी भी कंट्री की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम को हमें डिवाइड करना होगा उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कही जाएगी। ये पर कैपिटा इनकम इज़ यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज़, हाउएवर देयर आर सम लिमिटेशंस इन इट्स यूज़। तो दो कंट्रीज़ के बीच PCI यानी कि पर कैपिटा इनकम एक मेजर फैक्टर तो है, बट इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पॉइंट 1, करेंसी एक्सचेंज रेट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन द कैलकुलेशन ऑफ PCI। PCI की कैलकुलेशन करते समय यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट को मेज़र नहीं किया जाता। देयरफॉर इट कैन कॉज एरर्स व्हेन कंपेयरिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, PCI includes only the monetary assets of a country. In other words, it does not measure other economic activities of a country. तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि PCI में किसी भी कंट्री के ओनली मॉनेटरी एसेट्स को ही ऐड किया जाता है, जो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको इसमें मेजर नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 3, PCI डज नॉट इंक्लूड द सेविंग और एसेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, if a rich person does not work, his annual income will be reduced, but he can maintain a better standard of living by withdrawing money from his saving. पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि PCI जो है इसमें किसी भी इंडिविजुअल की सेविंग और एसेट्स को काउंट नहीं किया जाता। कोई रिच पर्सन बिना कोई काम किए
अपने सेविंग एसेट्स के बेसिस पर ही बेटर लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम हिज सेविंग्स। पॉइंट नंबर 4 है द पीसीआई डज नॉट रिफ्लेक्ट इनकम इनइक्वालिटीज़ विद इन द पॉपुलेशन। तो जैसा हमने पढ़ा कि पीसीआई जो है वो किसी भी कंट्री और रीजन की एवरेज इनकम है जो कि निकाली जाती है उस कंट्री की नेशनल इनकम को डिवाइड करके वहाँ की पॉपुलेशन से। बट फिर भी जो पीसीआई है वो उस कंट्री में जो इनकम इनक्वालिटीज़ है उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाती है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है जो इसकी लिमिटेशंस है। तो हमने पढ़ा पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और टू कंट्रीज़ के बीच कंपेयर करते हुए इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें पूछा गया है हाउ डिड द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, रिलीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट जो डिफरेंट कम्युनिटीज़, रिलीजन्स और लैंग्वेज के ग्रुप्स थे जो नेशनल मूवमेंट में भाग ले रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनके बीच जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग थी वो कैसे डेवलप हुई और ये लोग आपस में कैसे जुड़ गए। कई सारे कारण थे, चलिए डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप्ड among the people of different communities, religions or language groups in many ways. Number 1. Bankim Chandra Chatterjee's portrayal of Bharat Mata. The creation of the image of Bharat Mata created a feeling of unity among the people of India. तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाई गई जो भारत माता की इमेज थी उससे लोगों में यूनिटी की फीलिंग आ गई और लोग आपस में जुड़ते चले गए। पॉइंट नंबर 2. Folk songs and stories. Singing folk songs and stories in villages helped in maintaining a sense of belonging among the people. तो अलग अलग विलेजेस में लोगों को फोक सॉन्ग और स्टोरी सुनाई जाती थी और उससे लोगों के बीच जो आपसी जुड़ाव था, जो अपनापन था, उसको प्रमोट करने में हेल्प मिली। पॉइंट नंबर 3. क्रिएशन ऑफ द इंडियन फ्लैग बाय गांधी जी। तो गांधी जी द्वारा उस समय इंडिया का एक फ्लैग भी बनाया गया। गांधी जी के नेशनल फ्लैग ने लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा दिया। पॉइंट 4. खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बंगाल गेव राइज टू कम्युनल यूनिटी एंड गेव न्यू स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी, रिलीजन और लैंग्वेज ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और लोगों के बीच कम्युनल यूनिटी बूस्ट हुई। पॉइंट 5. अकाली मूवमेंट्स ऑफ सिख्स। द अकाली मूवमेंट्स ऑफ सिख्स इन पंजाब with the help of the British started a movement to remove the corrupt महंत्स sitting in the गुरुद्वाराज। पंजाब रीजन में ब्रिटिशर्स की हेल्प से सिखों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जो अकाली मूवमेंट कहलाया और इस मूवमेंट में करप्ट महंत्स को गुरुद्वारों से हटा दिया गया। इससे भी लोगों में आपसी जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग थी उसको बढ़ावा मिला। पॉइंट नंबर 6. स्लोगन ऑफ गांधी महाराज की जय। अलग अलग जगह भारत में गांधी जी पॉपुलर होते जा रहे थे और एक प्रकार से वो इंडिया का नेशनल फेस बन गए थे और लोगों को लगा कि वही उन्हें आज़ाद कराएंगे। ऐसे ही असम में जो टी गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स थे उन्होंने गांधी जी के लिए गांधी महाराज की जय का नारा लिखा और जगह जगह उन्होंने स्लोगन को प्रमोट किया, गांधी महाराज की जय, टू डिमांड एंड इंक्रीज़ इन देयर वेजेस। तो ऐसे कई सारे स्टेप्स थे जिसने इंडिया में नेशनल मूवमेंट के दौरान जो फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थी उसको प्रमोट किया, उसको डेवलप किया। तो आप ये सभी पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। तो आप ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को याद कर लेंगे और इनमें से कोई 5 पॉइंट आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल इट। तो हमें समझना होगा लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। तो इसका मीनिंग होता है लैंड का डिस्ट्रॉय होना, उसका डैमेज हो जाना या लैंड का फर्टाइल ना रहना। तो इसके कई सारे रीजंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1. डिफॉरेस्टेशन, रैपिड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड डिमांड फॉर वुड, फ्यूल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो लगातार पेड़ों को काटे जाने से भी जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है। पॉइंट नंबर 2. ओवर ग्रेजिंग, व्हेन कैटल कंज्यूम एक्सेसिव ग्रास एंड अदर ग्रीन वेजिटेशन दे कमिट ओवर ग्रेजिंग। तो जो कैटल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके द्वारा ओवर ग्रेजिंग से भी जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको बढ़ावा मिलता है। पॉइंट 3. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस,
Excessive use of pesticides, fertilizers in contemporary agriculture has destroyed the natural quality of fertility of agricultural land. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो मॉडर्न मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना हो या फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना हो, इससे लगातार जो है लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है और डैमेज हो रहा है। उसकी फर्टिलिटी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो रही है। पॉइंट 4 कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, द राइज ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री leads to excessive deforestation and land consumption to the point where the land no longer has the capacity to regenerate naturally. बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं उनका रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसी पर डिपेंड हैं, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। 5 अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी तो उसके साथ साथ डिमांड बढ़ेगी मोर रेजिडेंशियल एरियाज़ की, और इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए पेड़ों को काटा जाएगा, फॉरेस्ट एरियाज़ को साफ़ किया जाएगा और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट जो हैं कॉजेज़ हैं ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, अब बात करेंगे हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके क्या क्या तरीके हैं। पॉइंट 1, बाई अफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ट्रीज़। नंबर 2, बाई प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ pasture land. Point 3, by the process of stabilizing sand dunes by planting thorny bushes. Point 4, by proper management of wasteland, mining control and industrial water treatment. तो ये सारे पॉइंट जो थे ये थे लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स को ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप ध्यान से कर सकें और आपको पूरे मार्क्स इसके मिल सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें पूछा गया है हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म इन्फ्लुएंस यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो लिबरलिज्म जो है इस आइडियोलॉजी ने यूरोप को 19th सेंचुरी में कैसे इन्फ्लुएंस किया, तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन यूरोप in the early 19th century, catalyzing many important changes. Liberalism emphasized individual freedom, equality before the law, and limited government intervention in the economy. These ideals challenged aristocratic privilege and autocratic monarchy. तो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की, और इकोनॉमी में गवर्नमेंट के लिमिटेड इंटरवेंशन की। इस तरह की आइडियोलॉजी को चैलेंजेस फेस करने पड़े किसके सामने, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस और ऑटोक्रेटिक मोनार्की। पॉलिटिकली लिबरलिज्म इंस्पायर्ड मूवमेंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एडवोकेटिंग द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज़। अगर देखा जाए पॉलिटिकली तो लिबरलिज्म ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की और रूल ऑफ लॉ की बात की, साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स के सिविल राइट्स होते थे उनको प्रमोट करने की बात की। सोशली अगर देखा जाए लिबरलिज्म प्रमोटेड कॉल्स फॉर द एबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो लिबरलिज्म जो है वो फ्यूडल प्रिविलेजेस के भी अगेंस्ट है। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ द फ्रेंचाइज। इकोनॉमिकली लिबरलिज्म सपोर्टेड फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स, एडवोकेटिंग मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इकोनॉमी में अगर देखा जाए फ्री मार्केट फ्री ट्रेड की बात करता है लिबरलिज्म, और इसमें गवर्नमेंट के मिनिमल इंटरवेंशन की बात करता है। ओवरऑल देखा जाए द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म चैलेंज्ड ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स, पेविंग द वे फॉर मोर डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन एंड इकोनॉमिकली वाइब्रेंट यूरोप इन द 19th सेंचुरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया था कि 19th सेंचुरी में यूरोप पर जो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म थी उसका क्या क्या इन्फ्लुएंस हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया। तो इंडिया में वुमेन को क्या क्या भेदभाव और उत्पीड़न झेलने पड़ते हैं। पॉइंट 1, डोमेस्टिक वायलेंस। वुमेन हैव टू फेस डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है, घर में मारपीट, घर में महिलाओं को दबाया जाना। नंबर 2, सेक्सुअल हरासमेंट। वुमेन हैव टू फेस सेक्सुअल हरासमेंट। हम देखते हैं कैसे आज भी कई जगह इंडिया में वुमेन की सेफ्टी को लेकर सवाल उठता है। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन।
women are paid less than men in the economic sector. आर्थिक क्षेत्र में आज भी कई जगह महिलाओं को जो मैन है उनसे कम सैलरी या उनको पे किया जाता है. पॉइंट 4, डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन. वुमेन हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एज वेल. आज भी इंडिया में देखा जाए तो वुमेन एजुकेशन ओवरऑल इंडिया में मैन एजुकेशन से पीछे है. पॉइंट 5, डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिकल फील्ड. वुमेन हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिकल फील्ड एज वेल. अगर हम देखें जो सभी लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट्स हो, जो ज़्यादातर इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो मैन हैं. विमेन का जो पार्टिसिपेशन है यहाँ अभी भी बहुत कम है. पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ टॉयलेट्स. देयर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल एरिया. रूरल एरियाज़ में आज भी अगर देखा जाए तो विमेन को शौच के लिए बाहर जाना होता है, तो ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स. एक्सप्लेन कम्युनलिज्म इन दिस कंटेक्स्ट. तो यहाँ बताना है हमें कम्युनलिज्म होता क्या है और पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है और किस किस फॉर्म में ये देखा जाता है. तो बेटा कम्युनलिज्म का मीनिंग होता है जब एक कम्युनिटी अपने आप को दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर मानने लगे. और पॉलिटिक्स में भी इसके अलग अलग फॉर्म्स यानी कि रूप देखे जा सकते हैं. चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज. व्हेन द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स विच प्रेजेंट the views of one religion as superior to the other. Number 2, when the majority community tries to establish its supremacy over other communities with the help of the states. Number 3, communal violence is the worst form of communalism. It acquires political form when it is sponsored by the state. Point 4, political mobilization on religious grounds is another frequent form of communalism. It involves the use of sacred symbols, religious leaders, emotional appeals to bring together the followers of a religion in the political arena. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ऑलमोस्ट हमने हाफ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 भी यहाँ फिनिश हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, जो होगा हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 और जल्दी ही मैं उसको अपलोड करूँगा. तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और बार बार रिपीट करें ताकि आप पेपर अपना अच्छे से दे सकें. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और सबसे ज़रूरी बात, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें.